नमस्कार दोस्तों। आज पहली बार मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ आप सबके लिए। पिछले बार जो 23/8/2020 को जो टेस्ट हुआ था उसमें मैथ्स में बहुत सारे लोगों को परेशानी हुई थी, जिसके लिए मैं ये छोटा सा एक मेरा प्रयास है, उसको मैं वीडियो के रूप में आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूं। इसे मैं यूट्यूब चैनल में बना रहा हूं। तो शुरू करते हैं। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MSCL आसनसोल। मैथ सॉल्यूशन ऑफ संडे वीकली ऑनलाइन टेस्ट एग्जामिनेशन 23/8/2020। एक छोटा सा प्रयास सबके लिए। देखिए, पहला प्रश्न था, अरुण को एक दुकानदार द्वारा किसी वस्तु की खरीद पर बट्टों के 2 समूह प्रस्ताव दिए गए। याद करें कि अरुण के लिए कौन सा प्रस्ताव लाभदायक है। पहला 30% बट्टा, 15% बट्टा और 5%, ये क्रमानुसार है, 30, 15 और 5। और दूसरा है 20 और 30, ये 2 बट्टे उसको दिए जा रहे हैं। तो दोनों में से कौन जो है उसके लिए लाभदायक है। तो अगर हम लोग कोई सामान ख़रीदने जाते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि कुछ अंकित मूल्य लिखा रहता है, लेकिन दुकानदार आपको कम में भी दे देता है। तो वही यहाँ पर मैटर है कि किसी वस्तु को खरीदते समय उसकी राशि, यानी कि वो अंकित मूल्य जो है, यहाँ पर तो अंकित मूल्य दिया नहीं है, तो हम लोग मानते हैं कि 100 रुपये है। तो पहले शर्त से क्या है कि बट्टा जो है 30%, 15% और 5% है। तो इस तरह से हम लोग जब देखते हैं कि 30% बट्टा के बाद जो है हमारे पास कितनी राशि मिलती है, 100 का 70/10, यानी कि 30% अगर बट्टा मिल रहा है तो मिल रहा है कितना, यानी घटा के हम लोग निकाले हैं तो 70 रुपये आ गए। फिर उस 70 रुपये में 15% बट्टा यानी 85/100, तो 59.5 रुपीज़ आ गए। उसी तरह 59.5 रुपीज़ को हम लोग 5% बट्टा के रूप में देखते हैं, तो 95/100, इससे हम लोगों को 56.525 रुपीज़ हमारे पास मिल जाते हैं। तो शुद्ध मूल्य यानी कि क्रय मूल्य जो है हम लोगों के पास 56.525 रुपीज़ मिलता है। और शुद्ध बट्टा कितना हुआ, 100 जो हम लोग अंकित मूल्य उससे घटाते हैं इस 56.525 रुपीज़ को, तो 43.475 रुपीज़ हम लोगों को प्राप्त होता है। इसी प्रकार दूसरे शर्त से हम लोग देखते हैं कि उसमें 20 और 30% का बट्टा मिला हुआ है, तो पहली राशि जो है प्राप्त होगी 20% बट्टे के बाद 80 रुपये, उसके बाद 80 रुपये में जो है 30% बट्टा मिलेगा तो 56 रुपये। अब इसमें जो है हम लोगों को शुद्ध मूल्य यानी क्रय मूल्य जो है 56 रुपीज़ प्राप्त हो रहा है। अतः यहाँ शुद्ध बट्टा कितना हुआ, 100 में से 56 को घटाएंगे तो 44 रुपीज़। तो हम लोग यहाँ साफ देखा जा रहा है कि दूसरा बट्टा जो है पहले बट्टे की तुलना में अधिक है। वो 43.475 रुपीज़ था और ये 44 है, इसलिए दूसरा बट्टा जो है हम लोग के लिए ज़्यादा लाभदायक है। अतः यहाँ पर आंसर जो होगा दूसरा, जो कि हम लोग के लिए लाभदायक है। आइए अगले क्वेश्चन में जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रेंज दिया हुआ है प्राप्तांक, वो 0 से 10, 11 से 20, 21 से 30 है, इस तरह से 91 से 100 तक है, और विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी हुई है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि क्वेश्चन पूछा गया कि उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है जिन्होंने 41% से 70% के बीच में अंक प्राप्त किए। तो ये नीचे वाले जो विद्यार्थी है, ऊपर जो है प्राप्त अंक है। ठीक है, तो 41 से 50 के बीच में 51 से 70 और 61 से 70, 51 से 60 और 61 से 70 के बीच में हम लोग को देखना है। तो देखिए 26 विद्यार्थी है, 18 है, 11 है, इन तीनों को हम लोग जोड़ देते हैं तो टोटल हम लोग के पास विद्यार्थी, यहाँ विद्यालय लिखा हुआ है, 41 से 70 के बीच में विद्यार्थियों की संख्या जो है 55 है। और कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, यानी कि सारे को जोड़ लिया जाएगा तो 120 आ जाएगा। तो हम लोग को प्रतिशत निकालना है कि कितना परसेंट लाया है वो 41 से 70% के बीच में। तो 55 विद्यार्थी है, 55 गुना 100/120 है, 45.83%। ये मेरा आंसर हो जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने 80% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए। तो हम लोग देख ही रहे हैं, पिछले में स्लाइड में जाते हैं कि देखते हैं कि यहाँ पर 80% से ज़्यादा, यानी कि 71 से 80 तक नहीं हम लोग को लेना है, 81 से 100 के बीच में 4 और 3, ठीक है, 4 और 3। तो यहाँ पर 4 और 3 7 हो गए, ठीक है, इसलिए अभिष्ट प्रतिशत 7 पे लेंगे, 7 गुना 100 बटा 120, यानी कि 5.83%। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो 80% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए। उसी तरह अगला क्वेश्चन है कि यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 41% हो तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, 41% के भीतर अगर कोई है तो यानी कि 1 से 40 तक के विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, वह हम लोग यहाँ से निकाल देते हैं। 5, 9, 16, 22, 52 है टोटल, इसलिए इसका प्रतिशत हम लोग निकाल देते हैं। 52 गुना 100 बटा 120, 130/3, ये 43.33%, जो कि हमारा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये अवरोही क्रम में दिया हुआ है, यानी कि बड़े से छोटे क्रम में। तो जिन कर्णियों में कर्णी घात समान होती है, उन कर्णियों में जिस कर्णी का मान सबसे बड़ा होता है वही सबसे बड़ी कर्णी होती है। इसका मतलब यही है कि जिस पे घात जो है समान होगा, यानी कि अगर कोई रूट है, इसमें अगर कभी क्यू रहे, स्क्वायर रहे, तो उस पर हम लोग देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर सब समान है, यानी कि रूट 7 का मतलब होता है कि ये स्क्वायर है करनी 1/2। इसको जब रूट हम लोग निकालते हैं तो 1/2 लिखते हैं। तो यह यानी कि यहाँ पर सब जो है समान है, इसलिए जो अंक बड़ा रहेगा रूट के भीतर वही बड़ा हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बहुतों को परेशानी हुई थी। ये एक्चुअली में एसएससी का क्वेश्चन था। x + y + z बराबर 13 हो तो x - 2 y + 1 z - 3 का अधिकतम मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि समांतर माध्य ग्रेटर देन इक्वल टू गुणोत्तर माध्य होता है। तो समांतर माध्य हम लोग निकालते हैं, ये 3 डिजिट है, इसको जोड़ दिया जाए तो ये हम लोग का समांतर माध्य 3 निकल जाता है। क्योंकि यहाँ पे x + y + z बराबर 13 था, इसलिए 13 लिखा गया है, यहाँ पे 3 आ गया। गुणोत्तर माध्य हम लोग अंडर, ये क्यूब रूट है, ठीक है, क्यूब रूट के अंदर में ये जो है डिजिट हम लोग x - 2 y + 1 z - 3 को हम लोग लिखते हैं, जिससे हम लोग को प्राप्त हो रहा है क्या, 27। ठीक है, इसका पूरा का मान जो है 27 आ रहा है, जो कि ग्रेटर देन है। तो यानी कि इतना लेस देन 27 है, इतना का जो मान है वो 27 से कम है ना, ग्रेटर लेस देन इक्वल टू, इसलिए इसका अधिकतम मान कितना हो जाएगा, 27 ही हो जाएगा, इसलिए सही उत्तर 27 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये पूरा जो आंकड़ा दिया हुआ है उसका परिसर ज्ञात करने के लिए बोला गया। इसका मैंने पहले ही दे दिया था उत्तर, ऑनलाइन टेस्ट में ही मैंने डाल दिया था। तो आंकड़ों का परिसर ज्ञात करने के लिए आंकड़ों के अधिकतम मान से आंकड़ों के न्यूनतम मान को घटाना पड़ता है। इसमें आंकड़ों का जो अधिकतम मान क्या है, हम लोगों के पास 19 है, ये देखिए 19, और न्यूनतम मान जो है 8 है, इन दोनों को अंतर जो है 11 आ गया। इस तरह हम लोग आंकड़ों का परिसर निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन बहुतों को एंगल दिखाई नहीं दे रहा था, एंगल नहीं पूछा गया था। यहाँ पर पूछा गया था जो परछाई बन रही है वो उसका लंबाई पूछा गया था। ठीक है, तो ये आप देख ही पा रहे हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDE, त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDE, ये 2 त्रिभुज यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 9 में ही पढ़े हैं, क्लास 9, 10 में, कि ये इस तरह का जब त्रिभुज रहता है तो AB/DE, यानी AB/DE ये वाला, ठीक है, और BC/DC, यानी BC/DC, ठीक है, बराबर हम लोग निकालेंगे 18/6। देखिए 18 बटा ये 6, और BC क्या है, 10 + x, BC जो है यहाँ 10, और ये x मान लिया गया है, x, और बटा जो है x ये वाला। ठीक है, तो इसको जो हम लोग सॉल्व करते हैं x का वैल्यू, क्योंकि x को ही निकालना है हम लोग को। ये परछाई जो यहाँ पे पड़ रही है, ये परछाई
हाँ, यहाँ से यहाँ तक इसी को निकालना था। तो x का वैल्यू जो है, देखिए इसकी परछाई भी यहाँ पड़ रही है और इसकी परछाई भी यहाँ पड़ रही है, दोनों समान हो रहा है, इसलिए x का मान जो है 5 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए 1 से 601 तक की संख्याओं को लिखने में 1 का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो 1 से 99 तक हम लोग पहले ही पढ़े बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। तो 1 से 99 तक में 1 जो है 20 बार प्रयोग हुआ है, ठीक है। 100 से 199 तक लिखने में 1 का प्रयोग 120 बार हुआ है और 200 से 599 तक लिखने में 1 का प्रयोग 80 बार हुआ है और इसी तरह 601 लिखने में 1 का प्रयोग 1 बार हुआ है। तो इस प्रकार कुल संख्या यानी कि जोड़ा गया है तो टोटल 221 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये आप लोग तो बना ही लीजिएगा, एक बार देख लीजिए, कुछ समय लेकर स्टॉप करके आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिएगा। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। n के किस मान के लिए 2700 n एक पूर्ण वर्ग होगा, जहाँ 2700 n एक 4 अंकीय संख्या है। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर n बराबर 0। अगर 0 मान लिया जा रहा है तो उसका जब रूट निकाला जा रहा है तो 51.96 आ जाता है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 51 से बड़ी संख्या को हमको लेना होगा, तो 52 ले लेते हैं, ठीक है। तो 52 से यानी कि 96 तो पॉइंट में आ रहा है, इसलिए 52 ले लेते हैं। तो पूर्ण वर्ग ये हम लोग को दिखाई दे रहा है, तो 2704 हो रहा है, ठीक है, 2704। तो 2704 जो है यहाँ पर 4 ही हमसे पूछा गया है, जो कि n था, तो n का मान जो है 4 है, यही उसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 144x और 192 का मौसो जो है 12 है, तो x का मान क्या है? इसमें से 4 ऑप्शन जो दिया हुआ तो उसमें से नहीं हो सकता है। तो हम लोग देखिए 144 का अगर हम लोग खंड करते हैं, गुणनखंड, तो ये हम लोग को 2 गुना 2 गुना 2 गुना इस तरह कर हम लोग को आता है। तो 2 का पावर 4 और 3 का पावर 2 144 का होगा। 192 का होगा 2 का पावर 6 और गुना 3। तो अगर इस तरह से हम लोग 48 का निकालते हैं तो इस तरह से 2 का पावर 4 और गुना 3 आता है। लेकिन हम लोग देखते क्या है कि इन तीनों का लॉसो अगर 144, 192 और 48 का अगर हम लोग मौसो निकालते हैं तो मौसो हम लोग का 48 आता है। चूँकि यहाँ पे मौसो 12 दिया हुआ है तो हम लोग 48 को तो लेंगे नहीं। अगर हम लोग ये 3 180, 84 और 60 को लेते हैं तो हम लोग का मौसो जो है 12 आ जाएगा। अतः हम लोग 48 हम लोगों का आंसर नहीं होगा, यानी कि x का वैल्यू जो है यहाँ पे 48 होगा, ठीक है। अगर आप लोग समझ नहीं पाए तो फिर से वीडियो को सुनिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का अंतर जो है 1 है। अंक पलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या की 5/6 गुनी हो जाती है। वह संख्या क्या है? तो विकल्प द्वारा हम लोग देख पाते हैं कि अगर हम लोग 54 को ले लेते हैं, देखिए इसका लॉन्ग मेथड भी है लेकिन उसको थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है। तो वह संख्या मान लेते हैं, अगर हम लोग आप कोई भी संख्या लेते हैं तो इसको अगर पलटेंगे उसका अंतर तो एक ही आएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को देखना क्या है कि अगर अंक पलटने पर प्राप्त संख्या, जो अंक पलटने के बाद प्राप्त संख्या जो आ रहा है 45 जो आ रहा है, देखिए यहाँ पे दोनों का अंतर भी 1 है। अगर अंक पलट दिए तो 54 से 45 हो गया। तो अंक पलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या क्या, यानी मूल संख्या 54। अब 54 का हम लोग अगर जो है 5/6 निकालते हैं तो वो जो प्राप्त संख्या हम लोग को प्राप्त होगा पलटने के बाद जो है, तो देखिए मूल संख्या का 5/6 कितना निकाले, 54 गुना 5/6 बराबर कितना, 45 आ गया, यानी कि वो 45 आ जा रहा है, इसीलिए वह संख्या क्या होगी, 54 होगी। सही उत्तर 54। 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 25% की वृद्धि होती है तथा वृद्धि 10 रुपये है, तो चीनी का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए अब ये भी एक ट्रिक के हिसाब से है कि 25% बराबर 1/4 और वृद्धि 10 रुपये हो रही है। हम लोग देखिए कोई भी बात, अगर कोई भी बटा में रहता है ना, तो वो नीचे वाला जो रहता है उसका मूल रहता है, ठीक है। वो मूल क्या है, ये मेरा प्रारंभिक जो मूल्य है वो है प्रारंभिक मूल्य 4, और ये जो नया है उसमें जो वृद्धि हुई है वो ऊपर वाला है 1, यानी कि ये 2 डिजिट है 1 और 4। अंश वाला है
वृद्धि वाला जो 25% का वृद्धि हुआ है वो 1 है, मान लिया जाए। 25 चौके 100 होता है, जानते हैं 1/4 में 25 जो है 25% जो है 1 है, ठीक है। और 4 जो है मेरा बेस है, नया प्रारंभिक मूल्य। तो यहाँ पर हर वाली जो संख्या है वो प्रारंभिक मूल्य की इकाई है और अंश वाली संख्या जो है वृद्धि को दर्शाता है, ठीक है। तो वर्तमान में नया मूल्य क्या हो जाएगा, जो कोई भी पहली प्रारंभिक है उसमें जो वृद्धि हो रहा है 4 और 1 5 हो गया, 5 इकाई, ठीक है। उसी तरह वृद्धि कितनी हुई 1 इकाई की, जो कि 10 रुपये है। यहाँ देखिए वृद्धि कितनी हो रही है 10 रुपये, तो 1 इकाई जो कि 10 रुपये के बराबर है, तो 5 इकाई यानी 4 और 1 5 हम लोग नया मूल्य पूछा गया है तो 5 हो गया। तो 5 इकाई कितनी की हो जाएगी, 50 रुपये की। तो यही आंसर है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन 40,000 रुपये में खरीदे। उसने घोड़ा 10% के लाभ पर बेच दिया और वाहन को 5% हानि पर। कुल सौदे पर 1% का लाभ हुआ, घोड़े का क्रय मूल्य, ठीक है। यानी कुल सौदा जितना हुआ है उस पर 1% का लाभ होता है। तो पहले देखिए उसने घोड़ा 10% के लाभ पर बेचा तो 10% का लाभ, ठीक है। x का 110/100 करेंगे अगर हम लोग तो 1.1 आता है। इसी तरह हम लोग जो माने हैं कि घोड़े का क्रय मूल्य x और वाहन का क्रय मूल्य जो है 40,000 माइनस x रुपये। तो इन दोनों में देखिए पहला है 10% के लाभ पर बेचा तो x का 10% यानी कि 1.1x, और प्लस दूसरे को बेचा गया है 5% हानि पर, यानी कि इतना गुना 0.95। इसको हम लोग एक लाइन दिखाई नहीं दे रहा, मतलब समझिए उसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और उस पर जो है 1% का लाभ हो रहा है, यानी कि 101/100, 40,000 पे 100। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि x का मान जो है 16,000 रुपये आ गया। चूँकि हम लोग घोड़े का क्रय मूल्य पूछा गया तो घोड़ा का क्रय मूल्य हम लोग 100 रुपये माने थे, तो वो मेरा आंसर हो जाएगा 16,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। कुछ धन 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 2,240 रुपये तथा 5 वर्षों में 26,000 रुपये हो जाती है, तो वह धन कितना है। तो 5 वर्षों में धन हो जाता है 2,600 रुपये और 2 वर्षों में धन हो जाता है 2,240 रुपये। देखिए तो इन दोनों का घटा दिया जाता है। तो जो हम लोग कोई भी चीज़ देखिए, कोई भी रुपया बढ़ रहा है तो वो ब्याज ही बढ़ रहा है, रुपया वही है, ब्याज बढ़ जाता है, ब्याज बढ़ते बढ़ते बढ़ता ही चला जाता है हम लोग का। देखिए तो इन 3 वर्षों में जो है दोनों का अंतर निकालेंगे, 3 वर्ष का ब्याज जो है दोनों को घटाएंगे तो जो ब्याज मिलेगा हम लोग को, ऐसा मत समझिए कि ये धन है, ये मूलधन है, ये मूलधन नहीं है, ये ब्याज है। 3 वर्ष का ब्याज जो है, कोई भी रुपया जब बढ़ता है तो ब्याज ही बढ़ता है, तो ये ब्याज आ गया 360 रुपये। 3 वर्ष का 360 है तो 1 वर्ष का कितना निकलेगा 120 रुपये, इसलिए 2 वर्ष का कितना निकलेगा 240 रुपये। देखिए यहाँ पे 2 वर्ष में दिया हुआ है, 5 वर्ष भी दिया हुआ है। अगर आप 5 वर्ष में घटाना चाहते हैं तो 5 वर्ष लीजिएगा, 2 वर्ष में घटाना चाहते हैं तो 2 वर्ष लीजिएगा। हम 2 वर्ष लिए हैं तो 2 वर्ष का ब्याज जो है 120 गुना 2 यानी 240 रुपये हो जाता है। इसलिए वह धन जो है यानी कि मूलधन जो है 2,240 रुपये में 240 रुपये घटाएंगे 2,000 रुपये आता है, ठीक है। यही हम लोग का आंसर होगा 2,000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 2 वृत्त 7 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के हैं, उसके केंद्र जो है 13 सेंटीमीटर दूर है। तो संपर्क बिंदुओं के बीच वृत्तों की सर्व स्पर्श ज्या यानी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है। ये स्पर्श रेखा जो है इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पूछी गई है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला आता है कि रूट अंडर दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जो कि हम लोग को पता ही है कितना दिया हुआ है, ठीक है। और इसका स्क्वायर करेंगे माइनस, और ये R2 माइनस R1 का होल का स्क्वायर कर देंगे, जिससे हम लोग को ये स्पर्श ज्या की लंबाई प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 12 सेंटीमीटर इसका आंसर है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये सेक बीटा प्लस टेन बीटा बराबर 2 हो तो साइन बीटा का मान क्या है, और 0 लेस देन बीटा लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि सेक बीटा प्लस टेन बीटा बराबर 2 है, तो इसको हम लोग टेन बीटा को उधर लेके जाते हैं तो 2 माइनस इतना हो गया टेन बीटा, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए, तो वर्ग करने के बाद हम लोग को इतना मिल रहा है, हाँ ठीक है, इतना मिल गया।
उसके बाद हम लोग लास्ट में देखते हैं क्या कि इतना आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि बना हुआ है यहाँ पर मैथ, पुनः दोनों पक्ष का वर्क करने पर यहाँ वर्क किया गया है, दोनों पक्षों को वर्क करने पर हम लोग को देखिए यहाँ पर ये प्राप्त होता है, यानी कि साइन स्क्वायर बीटा बराबर 3/5 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 3 क्रमागत कटौतियों 20%, 12.5% और 5% के साथ सुधीर ने एक कुर्सी खरीदी। कुर्सी पर वास्तविक कटौती क्या है? देखिए इस तरह का एक ट्रिक है कि 100% में हम लोग 100 माइनस ये एक्स वाई और जेड मान लेते हैं, जितना भी ज़्यादा रहे, 3 रहे, 4 रहे, 2 रहे, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले वाले को 100 से घटा के बटा एक्स लिखते हैं। अगर दूसरे 3 है तो दूसरे वाले में भी बटा एक्स करेंगे इस तरह घटा के, लेकिन थर्ड वाले को हम लोग छोड़ देंगे, थर्ड वाले को कुछ नहीं करेंगे। ये ट्रिक है, ठीक है। लंबा भी मैथ हो सकता था, इसको छोटा कर दिए हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसको पूरा को घटाएंगे, जैसे कि 100 माइनस एक्स बटा 100, 100 माइनस वाई बटा 100 और 100 माइनस जेड को रहने ही देते इस तरह से। तो हम लोग देखते हैं 80/100, 87.5/100 और 95 आ जाता है। 100 माइनस 80 बटा इतना इतना बटा 100, देखिए 2 तो 100 है तो 2 तो 100, 100 नीचे आ गया। अब 100 में माइनस इसको जब हम लोग काटेंगे तो हम लोग का आएगा 66.5। इन दोनों का अंतर जो है जब परसेंट घटाएंगे तो 33.5% आंसर आ गया, जो कि मेरा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक टेस्ट में 6 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक 12, 25, 18, 18, 20, 22 है, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है जिसके अंक औसत अंक से अधिक है, यानी कि जितना औसत अंक हम लोग को मिला था, जो ये औसत हम लोग निकालते हैं 19.17, ये औसत निकालना ही सबको ही आता होगा। सभी संख्याओं को जोड़ के जितनी संख्या है उसे डिवाइड किया जाता है तो औसत आ गया। अब यहाँ पर जो औसत आ रहा है तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 19.17 अंक, जो कि औसत अंक इतना इतना में 18 से अधिक है, यानी कि देखिए जितनी 18 लास्ट 18 ही है, उससे अधिक कौन कौन है तो 20, 22 और 25, 20, 22 और 25, तो यानी कि ये 3 ही है, 20, 22 और 25 ही है जो 19.17 से अधिक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि जो प्राप्तांक वाले छात्र जो है के अंक 19.17 से अधिक है, तो आंसर इसका 3 होगा, यानी कि 3 ही है ऐसे छात्र जिसको 19.17 से अधिक मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक नदी जो कि 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रही है, तदनुसार उसका पानी सागर में 1 मिनट में कितने लीटर गिरेगा। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसमें क्या हुआ कि आंसर बहुत सारा ये देता है कि मीटर में पूछ लेता है आंसर। अगर ये घन लीटर में दिया हुआ है तो आप लोगों को इसमें 1000 से गुना करना पड़ रहा है। यहाँ पे फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं, फॉर्मूला नहीं है, ये आयतन निकालना है, यानी 60 मिनट में सागर में गिरने वाले पानी का आयतन है ये घन मीटर में। तो जो भी है तीनों का गुणनफल कर देना है हम लोग को, ठीक है। 3 गुना 40 गुना 2, ठीक है। घन मीटर है चूँकि तो 1000 से गुना हो गया, अतः 1 मिनट में कितना भरेगा, तो इसको डिवाइड कर दिया जाएगा 60 से, तो ये घन मीटर हुआ है। चूँकि यहाँ पे आंसर जो है लीटर में ले रहा है, लीटर में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको और जो है 1000 से गुना कर देंगे जितना है, तो ये हम लोग का जो आंसर आएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 40 लाख, ठीक है। तो ये 40 लाख घन लीटर आंसर आ जाएगा। ये मेरा आंसर देख लीजिएगा आप लोग पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ए बी की अपेक्षा 3 गुना कार्यदक्ष है। ए ने कार्य करना आरंभ किया, 4 दिन पश्चात उसकी जगह बी काम पर लग गया। बी ने 15 दिन तक काम किया, वह छोड़ दिया। यदि ए बी ने मिलकर 75% काम किया तो अगले उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए a बराबर 3b, a बाई बी बराबर 3/1, यानी कि a जो है 3 गुना काम करता है, 3 गुना दक्ष है, और b जो है 1। तो कुल कार्य का 75% बराबर 3 गुना 4 प्लस 1 गुना 15, यानी कि 3 दक्ष है,
4 दिन काम किया, ठीक है, प्लस एक दक्ष है 15 दिन तक काम किया, कितना परसेंट? 75% कुल कार्य का। तो 75% को हम लोग जब निकालते हैं, कुल कार्य का 75% 3/4 होता है, और इन दिनों को 3 चौके 12 और 15 का 15 जोड़ दिए, तो कुल कार्य का 3/4, यहाँ पे कुल कार्य बराबर, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। ये 4 जो है नीचे था भाग में, तो इक्वल टू के उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, और ये 3 जो है इधर गुना था तो ये भाग बन जाएगा। यहाँ पर इसको काटेंगे, 3 9 27, 9 चौके 36, यानी कुल कार्य कितना हो गया? 36। हमसे काम ही पूछा था, ठीक है। अतः बी द्वारा कुल कार्य जो है कितना लिया गया समय? तो 36 पूरा काम था, और उसका दक्षता जो था 1 है, इसलिए 1 से डिवाइड करेंगे तो 36 आंसर आ जाएगा हमें। अगर ए पूछता तो हम लोग 3 से डिवाइड करते तो उसका 12 आंसर आ जाता, यानी कि जो भी ये दिन लिया है 36 दिन है ये, वो 12 दिन में ख़त्म कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइप ए टैंक को 8 घंटे में भर सकता है और बी उसको 12 घंटे में भर सकता है। अगर ए को सुबह 4 बजे और बी को 6 बजे खोला जाता है तो टैंक कितने बजे पूरा भरेगा? देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अलग मेथड का इस्तेमाल किया है। देखिए दक्षता, यहाँ पर दक्षता लिखा हुआ है और यहाँ पे समय है, सॉरी इधर हो गया, और क्षमता है ये, ठीक है। तो पाइप ए जो है 8 घंटा में भर सकता है और पाइप बी जो है 12 घंटा में भर सकता है। तो इन दोनों का लॉसो हम लोग लेते हैं तो ये 24 आता है। तो ये जब लॉसो लिया जाता है तो इससे जब हम लोग डिवाइड करते हैं, यानी कि 8 या 24, तो ये हम लोग का जो दक्षता आता है ये निकल जाता है। तो ये 3 दक्षता है इसका, और ये 12 दूना 24, ये 2 दक्षता है। यानी कि ये इसका दक्षता है कि वो ए जो है कोई भी काम बी की तुलना में अधिक कर सकता है। यानी पाइप ए जो है 3 भरेगा तो पाइप बी जो है 2 भरेगा, ठीक है। इसलिए ए 2 घंटे तक, यानी कि 4 से 6 बजे तक ए कितना भरा? 4 से 6 तक, और उसका दक्षता 3 है, 2 घंटे में भरा 6 यूनिट मान लीजिए भर दिया। टैंक को भरना है कितना? 24, लेकिन 6 यूनिट तो ए भर दिया है। अब 6 बजे जो है बी को खोला जा रहा है, तो यानी कि कितना बाकी है? 18 बाकी है, तो दोनों मिलके अब भरेगा, तो ए और बी शेष को भरेंगे ना 18। तो ये बी कितना हो गया? 3 और 2 5 दक्ष हो गया, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 3.3/5 आ जाता है। यानी कि 3/5 को हम लोग अगर मिनट में बदलेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 36 मिनट, यानी 3 घंटा 36 मिनट, ठीक है। 3:3.5 का मतलब होता है 3 घंटा 36 मिनट। अब देखिए चूँकि ये 4 बजे तक तो काम हो गया था, लेकिन 6 बजे के बाद हम लोग जोड़ेंगे इसको, तो 6 बजे प्लस 3 घंटा 36 मिनट, यानी कि काम कब समाप्त हो रहा है? तो 3 घंटा और टाइम लेगा उसके बाद, क्योंकि हम लोग ए बी को साथ मिला कर लिए थे, तो हम लोग के पास हो गया 9:36 में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर बोला जाता कि ए से टाइम लेने के लिए, तो उसमें जो 2 घंटा हम लोग लिया गया था उसको भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 बजे से 2 घंटा अगर हम लोग ऐड करेंगे तब भी जो है 9:36 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक निश्चित स्थान से प्रत्येक 24 मिनट के अंतराल पर गोली दागी जाती है। एक व्यक्ति अपनी कार से उसी दिशा में निश्चित चाल से जा रहा है। वह व्यक्ति देखता है कि जब पहली आवाज़ सुनता है तो उसी समय दूसरी गोली दागी जाती है, और 22 मिनट बाद दूसरी आवाज़ सुनता है। यदि हवा में ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकेंड हो तो कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, पूछा जा रहा है। इसका भी एक ट्रिक है कि जो चाल है बराबर ध्वनि का वेग गुना समय का अंतर बटा दूसरी आवाज़ सुनने में लगा समय, ठीक है। तो ध्वनि का वेग हम लोग को दिया हुआ है 330 मीटर पर सेकेंड। समय का अंतर कितना है? समय का अंतर हम लोग को दिया हुआ है 24 से 22। देखिए 24 मिनट और 22 मिनट, यानी कि 24 और 22 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है, बटा दूसरी गोली दूसरी आवाज़ सुनने में लगा यानी 22 मिनट, ठीक है। तो 22 दूसरी आवाज़ है, इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग 30 मीटर पर सेकेंड आ जाता है, लेकिन हम लोग का किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, यानी कि 30 गुना 18/5 अगर हम लोग गुना करते हैं तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा हम लोग का उत्तर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक साइकिल जब
1540 मीटर चलती है तब उसका पहिया 490 चक्कर लगा लेता है। बताइए कि पहिए का व्यास कितना है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि पहिए द्वारा एक चक्कर लगाने में तय की दूरी वृत्ताकार पहिए की परिधि होती है, यानी कि जो वृत्ताकार वृत्त के आकार में जो होता है उसकी परिधि जो होती है, वृत्ताकार पहिया ही उसकी परिधि हो जाती है। ठीक है, जो एक चक्कर अगर हम लोग लगाते हैं तो वो परिधि ही जो होती है वही वृत्ताकार पहिए की परिधि और पहिए द्वारा एक चक्कर लगाया गया। ठीक है, यही होता है। पहिए के 490 चक्कर बराबर, देखिए लिखा हुआ है उसका एक पहिया 490 चक्कर लगाता है, यानी कि वो एक परिधि घूम रहा है एक पूरा। ठीक है, तो 490 चक्कर लगाने में कितना मीटर गया वो, एक 1540। तो चूंकि पहिए का चक्कर जो है वो परिधि होती है, इसलिए 2πr गुना 490 बराबर इतना। ठीक है, दिया हुआ है। हमसे पूछा क्या गया, व्यास पूछा गया। तो देखिए r बराबर r गुना 2, देखिए r निकालना है तो 2 गुना 22/7, पाई का मान 22/7, 490 बराबर इतना। तो r हम लोग निकाल लेते हैं, 0.5 आ गया। चूँकि हमसे पूछा जा रहा है ये डायमीटर व्यास पूछा जा रहा है, इसलिए हम लोग 2 से गुना कर देंगे, तो 2 गुना 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सॉरी, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यह एक प्रयास आप लोगों के लिए उपयोगी रहा हो तो हो सके इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।